हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। पॉलिटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है इमरजेंसी प्रोविजंस क्या हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं फ्रॉम द आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360। इमरजेंसी के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाती है विस स्टेट्स। इनफैक्ट ऑलमोस्ट टोटल कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे ये पॉइंट याद रख लें क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इमरजेंसी में फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट टू विदाउट एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की फ्रॉम फेडरल इन नॉर्मल टाइम्स टू यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी एक यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आइए अब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप की इमरजेंसीज के बारे में बात करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की इमरजेंसीज का जिक्र हुआ है। सबसे पहला है आर्टिकल 352 जो डील करता है नेशनल इमरजेंसी से। नेशनल इमरजेंसी होती है ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ये तीनों आपको याद रखने होंगे, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। इनके कारण की गई इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी कहलाती है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड दिया गया है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इस टाइप की इमरजेंसी के लिए। नेक्स्ट इज स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल भी जिसे हम कहते हैं, जो दी गई है आर्टिकल 356 में। ये इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब देर इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। इसी को जाना जाता है प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइप की इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी वर्ड यूज़ नहीं करता है। थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी जो दी गई है आर्टिकल 360 में, और ये तब लगाई जाती है जब देर इज़ अ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। आइए अब समझते हैं नेशनल इमरजेंसी को थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले जानेंगे हम क्या ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन होते हैं नेशनल इमरजेंसी के। आर्टिकल 352 के हिसाब से प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं नेशनल इमरजेंसी को जब इंडिया या इंडिया के किसी पार्ट को डेंजर हो ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन। यहाँ पे ये बात भी जान लें कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं इवन बिफोर द एक्चुअल एक्रेंस ऑफ द सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट को वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि वॉर स्टार्ट हो तभी इमरजेंसी लगाई जाए। अगर वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन का डेंजर लगता हो, चाहे वो एकर हुआ हो या नहीं हुआ हो, इमरजेंसी लगाई जा सकती है। 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 ने ये कंडीशन ऐड करी थी कि प्रेसिडेंट डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस इशू कर सकते हैं ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन, चाहे उन्होंने कोई प्रोक्लेमेशन जो इशू की हो वो ऑलरेडी इन ऑपरेशन हो। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस इशू की जा सकती हैं बाय द प्रेसिडेंट। आइए अब समझते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी क्या होती है। जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन, तब इसको एक्सटर्नल इमरजेंसी का नाम दिया जाता है। वहीं अगर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, तब इसको इंटरनल इमरजेंसी का नाम दिया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे जान लें कि नेशनल इमरजेंसी जब डिक्लेयर की जाती है तो या तो वो पूरी कंट्री को भी की जा सकती है या किसी पर्टिकुलर पार्ट में भी ये लिमिट की जा सकती है। और ये किया गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट लिमिट कर सकते हैं ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी टू अ स्पेसिफाइड एरिया। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्म्ड रिबेलियन की जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड यूज़ किया था एज द थर्ड ग्राउंड ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस एक बहुत ही वेग टर्म है जिसका मिसयूज़ हो सकता है, इसलिए इसको चेंज किया गया विद द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन, और ये वर्ड डाला गया था बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1975 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड का मिसयूज़ करते हुए नेशनल इमरजेंसी को इन्वोक किया था। नेशनल इमरजेंसी को इन्वोक करने से पहले प्रेसिडेंट के पास रिटन रिकमेंडेशन होनी चाहिए कैबिनेट की। कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, और ये प्रोविज़न भी ऐड किया गया था बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978
क्योंकि 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट को एडवाइस किया था कि वो प्रोक्लेम करे इमरजेंसी विदाउट इवन कंसल्टिंग हर कैबिनेट। 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 ने डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से भी बाहर कर दिया था, लेकिन इस प्रोविजन को भी डिलीट कर दिया गया बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। इनफैक्ट मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में अगर उसका ग्राउंड मैलिफाइड हो। आइए अब समझते हैं नेशनल इमरजेंसी की पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन की कंडीशंस के बारे में। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट का अप्रूवल लिया जाना चाहिए विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ इट्स इशू। ओरिजिनली ये पीरियड 2 महीने का अलाउड किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसको रिड्यूस करके 1 मंथ किया गया बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। यहाँ पे ये बात समझ लें कि 1978 की 44th अमेंडमेंट एक्ट ने नेशनल इमरजेंसी की बहुत सी कंडीशंस को कर्टेल कर दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 44th अमेंडमेंट एक्ट जनता गवर्नमेंट द्वारा लाई गई थी और ये गवर्नमेंट इसलिए फॉर्म हुई थी क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1975 के पीरियड में इस इमरजेंसी प्रोविजंस का बहुत मिसयूज़ किया था। हालांकि 44th और 42nd अमेंडमेंट एक्ट पर हम एक सेपरेट और डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। अब अगर लोकसभा ही डिसॉल्व है उस पीरियड में जबकि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की गई, तब क्या किया जाता है? अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के विद इन 1 मंथ लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है या पहले से ही डिसॉल्व होती है, इन दोनों केसेस में प्रोक्लेमेशन सरवाइव करती है अंटिल 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन राज्यसभा को इस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करना होता है इन द मीन टाइम। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लें। अब अगर ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी की बात की जाए तो अगर इसे दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट पास कर देते हैं तब ये इमरजेंसी कंटिन्यू करती है 6 महीनों के लिए और उसके बाद इसे एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर एन इनडिफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स अगर पार्लियामेंट इसको एवरी 6 मंथ्स अप्रूव करती रहे। ये पीरियोडिकली 6 मंथ्स पे पार्लियामेंट का अप्रूवल लेने का प्रोविज़न भी 44th अमेंडमेंट एक्ट ने ही ऐड किया था। इससे पहले ये होता था कि अगर इमरजेंसी को एक बार पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है तो ये ऑपरेशन में रहती है टिल द टाइम कैबिनेट डिज़ायर्स इट। और ये 6 मंथली अप्रूवल लेने से पहले अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो ये इमरजेंसी कंटिन्यू करेगी अंटिल 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यू रिकॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा। आइए जानते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की क्या प्रोविजंस हैं इस पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने स्पेशल मेजॉरिटी के प्रोविजंस डाल दिए थे इस अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में। इससे पहले प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट पास कर सकती थी। स्पेशल मेजॉरिटी के प्रोविजंस अब बोलते हैं कि कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन के लिए अप्रूवल चाहिए बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी और वो क्या होनी चाहिए? अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस और दूसरा मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स दैट आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। आइए अब जानते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को कैसे रिवोक किया जा सकता है। ये रिवोक की जा सकती है बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय डूइंग अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन और इस प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंडली, प्रेसिडेंट को रिवोक करनी पड़ती है प्रोक्लेमेशन अगर लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे फॉर द डिसअप्रूविंग ऑफ इट्स कंटिन्यूशन। ये प्रोविजन भी 44th अमेंडमेंट एक्ट से ही जोड़ा गया था। यहाँ पर 44th अमेंडमेंट एक्ट ने एक स्पेशल प्रोविजन भी ऐड किया था जिसमें कहा गया था कि अगर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा की बात हो रही है, राज्यसभा नहीं, अगर एक रिटर्न नोटिस देते हैं स्पीकर को तब एक स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस रखी जानी चाहिए विद इन 14 डेज फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरिंग कि ये रेजोल्यूशन पास या डिसअप्रूव किया जाए फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। यहाँ पे एक बात समझ लें कि रेजोल्यूशन जो अप्रूव करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को वो डिफरेंट होता है फ्रॉम रेजोल्यूशन जो डिसअप्रूव करता है इमरजेंसी को और इन दोनों के कुछ बेसिक से डिफरेंस हैं। आइए हम वो डिस्कस करते हैं। जो रेजोल्यूशन डिसअप्रूवल से डील करता है उसको पास किया जाना चाहिए बाय ओनली लोकसभा।
वहीं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का रेजोल्यूशन दोनों हाउसेस को पास करना जरूरी है। कहने का मतलब ये है, जब लगानी हो तो दोनों का अप्रूवल जरूरी है, लेकिन अगर हटानी हो तो सिर्फ लोकसभा का भी चलता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि डिसअप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन के लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, वहीं अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ऐसे प्रोविजन इसलिए बनाए गए हैं ताकि डिसअप्रूवल तो आराम से हो सके, लेकिन अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आसानी से ना हो, क्योंकि पास्ट में इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया है। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1 ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजंस। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी लगाने के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। साथ ही हम जानेंगे क्या डिस्टिंक्शन है बिटवीन आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359, और हम जानेंगे नेशनल इमरजेंसी कब कब लगाई गई है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ की हम फ्री क्वेश्चन बैंक और फ्री PDF देते हैं। थैंक यू।